हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ 4 टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आर्गुमेंट या प्रिंसिपल आर्गुमेंट, पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्म और डिमाइवर थ्योरम। देखिए, जिनको आता है अच्छी बात है, जिन बच्चों को, स्टूडेंट को नहीं आता वो लोग समझने की कोशिश करें। आर्गुमेंट क्या होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। फटाफट हम लोग शॉर्टकट में समझते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास इफ़ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको बता दें जो x होता है वो उसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, और जो y होता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, जल्दी समझ लेते हैं। जैसे हमारा एक्स वाई एक्सिस होता है, ऐसे ही हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है। ये कार्टेशियन प्लेन होता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गन प्लेन या गॉसियन प्लेन बोलते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो एक्सिस होती है इसको बोलते हैं रियल एक्सिस, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। सपोज दैट कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आयोटा है, तो इसका जो एफिक्स होता है, यानी कि पॉइंट जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, वो 2,3 हुआ। ठीक है, तो 2,3 सेम टाइप से आपका यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर कहीं होगा 2,3 z 2 + 3 आयोटा। अगर हम इसकी बात करें, इसको हम लोग ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, सेम टाइप से अगर हमारे पास कोई -3 + 4 आयोटा होता, कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो अब ये किधर जाता बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट में जाता। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका इसका एफिक्स कितना हो गया? -3,4। ठीक है, तो -3 मूवमेंट इधर करेंगे और 4 मूवमेंट इधर करेंगे। ठीक है, इस टाइप से ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस टाइप से इधर भी जा सकता है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, इधर भी जा सकता है। तो अब बेसिकली यहाँ पर ये बताने का मीनिंग ये है कि जो आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट हमेशा प्लस रियल एक्सिस से जो मेजरमेंट होता है कॉम्प्लेक्स लाइन तक, ये एंगल, ये हमारा इसका आर्गुमेंट थीटा कहलाता है। तो इस लाइन के लिए, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और ये फर्स्ट के लिए ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। केस फर्स्ट, अगर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, इफ़ x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, इफ़ x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव, यानी कि हमारा z किधर गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया है ना। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई जो है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट केस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z x प्लस आई वाई, तो ये हमारा जो एंगल होगा, अब बेसिकली यहाँ से हम लोग जो परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे तो ये वाला वैल्यू x रहेगा और ये वाला वैल्यू y रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक एंगल निकालते हैं, उसको अल्फ़ा बोलते हैं सपोज दैट। तो यहाँ पर अल्फ़ा जो हो जाएगा या tan अल्फ़ा जो हो जाएगा वो mod y/x, ये टर्म ध्यान रखिएगा। tan अल्फ़ा हमेशा mod y/x हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ से अल्फ़ा क्या आ जाएगा? tan इनवर्स mod y/x, tan इनवर्स mod y/x। हमेशा ये अल्फ़ा फाइंड करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी क्वाड्रेंट में जाए, पहले तो अल्फ़ा फाइंड करेंगे मॉड लेकर, है ना। तो अब यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ध्यान रखना है जो आपका आर्गुमेंट होता है या प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, इसको हम लोग z बोल रहे हैं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये सिंपल सा अल्फ़ा ही हो जाता है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स mod y/x हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, केस 2, अगर हमारा z जो है ना x प्लस आई वाई जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। देखिए यहाँ पर क्या था, x पॉजिटिव था और y भी पॉजिटिव था, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। अगर हमारा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, सपोज दैट क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट, सो इस केस में क्या होगा, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ कहीं होगा बेटा। ठीक है, तो अब आप समझिए, अगर हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे तो x ये आएगा और y ये आएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा ये निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अल्फ़ा को तो वैल्यू वही आएगा, tan इनवर्स mod y/x। निगेटिव है फिर भी इसको पॉजिटिव करके रखेंगे ना, क्या है, x निगेटिव होगा, y हम लोग इसको पॉजिटिव ले लेंगे। लेकिन जो हमारा आर्गुमेंट आएगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, वो इस साइड से आएगा प्लस रियल एक्सिस से, ये वाला थीटा आएगा। तो आप ध्यान से देखिए, पूरा पाई है
और हम लोग कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज पाई और फिर मूवमेंट कर रहे हैं अल्फ़ा, ठीक है, क्लॉकवाइज। सो थीटा का वैल्यू हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा। सो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए अब देखते हैं अभी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है। देखिए केस 3, केस थर्ड, व्हेन z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, मतलब x निगेटिव और y भी निगेटिव, x निगेटिव और y निगेटिव, मतलब z किधर लाई कर रहा है, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। z किधर है, इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में केस कैसा होगा बेटा, कुछ इस टाइप से होगा, है ना। तो अभी हम अल्फ़ा निकालेंगे तो ये वाला वैल्यू आएगा। तो अब ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर जो भी प्रिंसिपल आर्गूमेंट रहता है वो हमेशा लाई करता है माइनस पाई से लेकर प्लस पाई तक, माइनस पाई से लेकर प्लस पाई तक हमारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट लाई करता है। तो अब हम लोग अगर इस साइड से वैल्यू लेते हैं तो थीटा प्लस अल्फ़ा, पाई प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, जो कि 180 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग इस साइड से वैल्यू लेते हैं, तो ये वाला वैल्यू जो है ना आपका आ जाएगा माइनस पाई प्लस अल्फ़ा। माइनस पाई मूवमेंट करेंगे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, और अल्फ़ा मूवमेंट करेंगे क्लॉकवाइज। सो फॉर दिस केस आपका अल्फ़ा तो वही रहने वाला, प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड जो है थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फ़ा। प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात कर रहे हैं, अदरवाइज आर्गूमेंट अगर सिर्फ देखेंगे तो पाई प्लस अल्फ़ा भी आर्गूमेंट हो जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल आर्गूमेंट माइनस पाई प्लस अल्फ़ा होगा। सो थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फ़ा, सेम tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स। पॉजिटिव लेकर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अभी एग्जांपल देखते हैं थोड़ी देर में। केस फोर्थ क्या है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, हमारा किधर गया, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, इसका मतलब x पॉजिटिव और y निगेटिव, x पॉजिटिव और y निगेटिव। केस हमारा कुछ ऐसा होगा। अगर यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो ये हो जाएगा आपका थीटा, ठीक है। अल्फ़ा भी यही होगा, यानी कि थीटा का वैल्यू माइनस अल्फ़ा लेंगे इस बार, ठीक है। सो फॉर दिस केस प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, दैट इम्प्लाइज थीटा का वैल्यू हो जाता है माइनस tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स, माइनस tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स, ठीक है। आई थिंक आपको आर्गूमेंट और प्रिंसिपल आर्गूमेंट समझ गया होगा। अच्छा, आर्गूमेंट क्या होगा, और आर्गूमेंट तो इन्फाइनेटली होंगे, क्योंकि tan जो होता है पीरियोडिक होता है विद पीरियड पाई। एग्जाम्पल से देखते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट कैसे फाइंड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है बेटा, हमारे पास अगर z इज इक्वल टू सपोज दैट √3 प्लस या माइनस आयोटा है, √3 माइनस आयोटा है, एक काम करते हैं प्लस आयोटा ले लेते हैं, √3 प्लस आयोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है x का वैल्यू √3 है और y का वैल्यू 1 है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस है, नो प्रॉब्लम। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट केस में आपका डायरेक्टली अल्फ़ा ही हो जाता है, तो थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स। मॉड y बाई एक्स मतलब tan इनवर्स 1/√3, ठीक है। तो इस केस में आपका जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट आ गया थीटा इज इक्वल टू वो tan इनवर्स आपका 1/√3 से पाई बाई 6, आर्गूमेंट कितना आ गया, पाई बाई 6, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम लोग लेते हैं कोई, z इज इक्वल टू सपोज दैट हमारे पास -√3 प्लस आयोटा होता, -√3 प्लस आयोटा। सो x का वैल्यू -√3 है और y का वैल्यू 1 है आफ्टर कंपेरिजन x प्लस आई वाई। सो यहाँ पर अल्फ़ा क्या होगा बेटा, tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स, सो दैट इम्प्लाइज tan इनवर्स, अभी हमने बताया है। सो दिस विल बी -1/√3, इसको हम हमेशा पॉजिटिव ले लेंगे। सो tan इनवर्स 1/√3, तो यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू तो पाई बाई 6 ही आएगा, लेकिन जब हम लोग आर्गूमेंट की बात करेंगे, प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड थीटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का केस है, तो हमारा क्या आता है, पाई माइनस अल्फ़ा यानी कि पाई माइनस पाई बाई 6। सो प्रिंसिपल आर्गूमेंट विल बी 5 पाई बाई 6,
5π/6। ठीक है, बात क्लियर हो रही? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, आर्गुमेंट निकाले। एक एग्जांपल जैसे और देख लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, -1 माइनस आयोटा। तो x का वैल्यू -1 है और y का वैल्यू जो है वो भी -1 है। तो अल्फ़ा जब हम लोग निकालने जाएंगे तो tan इनवर्स mod y/x, यानी कि -1/-1 दैट इम्प्लाइज tan इनवर्स 1। सो अल्फ़ा का वैल्यू तो हमारा π/4 आ गया। लेकिन ये केस कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट का। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है? -π + अल्फ़ा। सो प्रिंसिपल आर्गुमेंट इस केस में आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू -π + अल्फ़ा। सो दैट इम्प्लाइज -π + π/4। ठीक है, सो दिस विल बी -3π/4। ये इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरह 4 क्वाड्रेंट में निकाल सकते हैं -अल्फ़ा करके। तो ये आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, पोलर फॉर्म की। पोलर फॉर्म क्या होता है? पोलर फॉर्म जो होता है, अभी सपोज दैट हमारे पास z इज इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x + iy है। तो सबसे पहले हम लोग उसका मॉडुलस निकालेंगे। सिंपल वे में मॉडुलस जो है आपका होता है √(x² + y²। हम लोग इसका मॉडुलस निकाल लिया। निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालेंगे। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा, नॉट आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, राइट। सो इसका जो पोलर फॉर्म होता है वो हम लोग लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म वो mod z इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? x + iy। ये उसका पोलर फॉर्म होता है, mod z cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, mod z मतलब किसी बुक्स में r से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल r। सो r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, नॉर्मल वे में कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म लिखते हैं तो mod ऑफ z cos थीटा प्लस i sin थीटा। थीटा ध्यान रखना है, थीटा क्या है यहाँ पर? प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। थीटा क्या है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z है। ये गलती मत कीजिएगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही रखना है। और z तो आप समझते हैं मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, राइट। सेम टाइप से अब जब यूलर फॉर्म की बात करते हैं तो यूलर फॉर्म में एक टर्म होता है e⁻i थीटा। e⁻i थीटा क्या होता है? cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है। ठीक है बच्चों, सो यूलर फॉर्म में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब लिखते हैं तो आप पोलर फॉर्म से देख लीजिए, ये है mod z और ये e⁻i थीटा। तो सिंपल सा mod z और e⁻i थीटा, ये इसका यूलर फॉर्म होता है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख सकते हैं। लेकिन थीटा ध्यान रखिएगा, ये आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट z ही रखेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z। ये मॉडुलस है तो z इज इक्वल टू mod z e⁻i थीटा। ठीक है, आई थिंक ओके। आपको पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म समझ गया होगा, उसके पहले मैंने आर्गुमेंट समझाया था। अभी फोर्थ, देखिए बच्चों, डिमाइवर थ्योरम क्या होता है? अगर हमारे पास n, सपोज दैट इफ n इज या n बिलोंग्स टू z है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है या रैशनल नंबर है ना, ठीक, इसमें से कोई भी है, कुछ भी है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिमाइवर साहब क्या बोल गए हैं? cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज टू n। n जो होता है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? cos ऑफ n थीटा प्लस i sin n थीटा, cos ऑफ n थीटा प्लस i sin n थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या होता है? डिमाइवर थ्योरम होता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, अगर हमारे पास कोई वैल्यू है cos π/4 प्लस i sin π/4 रेज टू 4, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? cos ऑफ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू पाई प्लस i sin पाई। cos पाई क्या होता है? -1 sin पाई 0, से दिस विल बी -1 आंसर इसका। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर,
क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास जो भी ये कॉम्प्लेक्स यूलर फॉर्म में आएगा, ये ई रेस टू आई थीटा और एन, अगर हम इसमें डी माइवर अप्लाई करते हैं तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हमारे पास कहीं ऐसा लिखा है साइन थीटा प्लस आई साइन आई कॉस थीटा रेस टू एन, तो अब इसको आप मत अप्लाई कर देना कि साइन एन थीटा प्लस आई कॉस एन थीटा, ये नहीं होता है। डी माइवर थ्योरम के लिए ये आपका कॉस पहले होना चाहिए, आई के साथ में साइन होना चाहिए, ठीक। एक बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि अगर कहीं पर आपके पास, ठीक है, पहला वाला कॉस थीटा है और दूसरा वाला आई साइन, लेकिन अगर अल्फा एंगल चेंज हो गया है, तो भी डी माइवर एप्लीकेबल नहीं होता है। ये नॉट एन थीटा, अगर ये एन पावर है, एन थीटा प्लस आई साइन एन अल्फा, ये नहीं होता है, ठीक है। ये डी माइवर वाला कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना है। इस पर बेस देखिए, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डी माइवर थ्योरम क्या बोलते हैं? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू एन इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, ठीक है बच्चों। डी माइवर थ्योरम का एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हमारे पास कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू 4 है सपोज दैट, और अपॉन में कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा रेस टू 5 है, तो अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो आपका डिनोमिनेटर में है इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। यहाँ पर देखिए ये क्या है, इसको लिख सकते हैं बेटा कॉस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं, प्लस आई साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं रेस टू 5, ठीक है। क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो इस माइनस को साइन एब्जॉर्ब कर गया माइनस के साथ में, और ये कॉस ये इसको एब्जॉर्ब कर गया। तो अब ये माइनस है, यहाँ -1 सपोज डी माइवर में -1 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो डी माइवर के अकॉर्डिंग इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू 4 अपॉन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू -1, ठीक है। -1 रेस में जाएगा और +5 है तो -5 हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू 4 एंड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू 5, राइट। सेम बेस हो गया, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू 9, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू 9, ठीक है। अभी ये जो है ना, इसके बाद इसको हम लोग डी माइवर अप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी कॉस 9 थीटा प्लस आई साइन 9 थीटा, ठीक है। इस तरह हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अभी समझ में आ गया होगा आप लोग को, इस तरह हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बच्चों, अभी एक ये क्वेश्चन है डी माइवर थ्योरम का। एक्स आर का वैल्यू दिया है cos पाई अपॉन 2r प्लस आई साइन पाई अपॉन 2r। तो हमको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है x1 इंटू x2 इंटू x3 रेस टू इन्फाइनाइट तक, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार कंपटीशन में आया हुआ है। अब देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स आर इज इक्वल टू, अभी बार बार ये लिखना पड़ेगा वैल्यू, मतलब r का वैल्यू 1 पुटअप करेंगे तो π/2 आएगा, और फिर 2 पुटअप करेंगे π/2 स्क्वायर, 3 पुटअप करेंगे π/3 2 क्यूब, वैल्यू पुटअप करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो उससे बेटर ये है, इसको हम लोग क्या करते हैं, यूलर फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी रिटन एज e रेस टू आई पाई अपॉन 2r, ठीक है। आई थिंक समझ रहा होगा आप लोग को, पाई अपॉन 2r, e रेस टू आई पाई अपॉन 2r। अब समझिए, जब हम उस एक्सप्रेशन को उठाएंगे, सिंपल सा, आपके पास x1 x2 x3 डेडेस इन्फाइनाइट तक है। x1 तो आपका हो जाएगा e रेस टू आई पाई बाई 2 बेटा, ठीक है। x2 हो जाएगा आई पाई बाई 2 स्क्वायर, x3 हो जाएगा आई पाई बाय 2 क्यूब, ऐसे ये इन्फाइनाइट तक जाएगा। तो अब देखिए, आपको पता है अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, तो पावर में आई पाई
कॉमन आ जाएगा और पावर ऐड होके तो ये आपका हो जाएगा 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब अप टू डेट डेस इनफाइनाइट तक, राइट। सो दिस विल बी ई रेज टू आई पाई। अब ये आपका इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस आर। क्या होता है बेटा? a अपॉन 1 माइनस आर। सो दिस विल बी 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, ठीक है। इसका सम क्या हो जाएगा? 1। तो ये आपका 1 आ गया इनफाइनाइट जीपी का सम। सो सिंपल सा आपके पास आ जाएगा ई रेज टू आई पाई। ए रेज टू आई पाई को वापस जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, ठीक है। कॉस पाई का वैल्यू क्या है? कॉस पाई का वैल्यू -1, कॉस पाई का वैल्यू -1 और साइन पाई 0। सो दिस विल बी -1। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारा? -1, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका आर्गुमेंट, पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्म और डी मोइवेट थ्योरम का। आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ गया होगा, ठीक है। आपको अगर फिर से नहीं समझ रहा है तो वीडियो को वापस जाके रिमाइंड करके देखिए, और अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।